हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमारे DSSB TGT सोशल साइंस के PYQs की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर डिस्कस कर रखे हैं। तो हर एक डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कहते हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको TGT PYQs SST की सीरीज़ मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेरे सीरीज़ पर जा सकते हैं। तो ये पेपर जो है मेरा, ये मैंने क्या कहते हैं, ये पेपर है हमारा 9 सितंबर 2021 का, जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। तो इसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगी, थर्ड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक डिस्कस 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करूँगी। तो आपको पता है हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाती, इसलिए अगर आप चाहेंगे तो पूरी वीडियो मतलब प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हैं। हर एक वीडियो हार्डली 20 to 25 मिनट्स की है और मैंने बहुत सारे पेपर ऑलरेडी अपलोड करके डाल दिए हैं। और ये जो पेपर मतलब जो वीडियोज़ हैं ये स्पेसिफिकली SST से रिलेटेड हैं। जो DSSB ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। एंड आप ज़रूर एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखेंगे ताकि आप क्या कर सकें, नोट्स प्रिपेयर कर सकें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट डाउन कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आपने सुना होगा तो उन्हें आप नोट डाउन नहीं करेंगे, उनका डायरेक्टली क्या करेंगे, आप आंसर लगाएंगे। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर मतलब कि आपने नहीं सुना है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप्स के होते हैं, उन्हें आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे और उन्हें रिवाइज़ करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, that is which of the following factors is responsible for deciding the appropriate map scale, यानी मैप स्केल को डिसाइड करने के लिए कौन सा फैक्टर है वो अप्रोप्रिएट है। तो साइज ऑफ पेपर या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड, यानी मतलब मानचित्र पैमाने को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। पहला कागज का आकार और दूसरा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाप। तो आपको पता होगा कि अगर हम क्या कहते हैं किसी मैप पर स्केल बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लैंड बॉडी को क्या करेंगे, उन्हें एक स्पेसिफिक वे में वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लैंड बॉडी बहुत बड़ी है पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है और साइज़ ऑफ पेपर हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दोनों हैं दोनों ही क्या हैं, हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ओशनिक वाटर सरफेस रिसीव मोर इंसुलेशन देन सरफेस, यानी जो महासागरीय जल स्थल होता है, सतह होता है, वो स्थल की तुलना में क्या करता है, अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा सोलर इंसुलेशन लेती हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड सरफेस। नेक्स्ट है, अ लैंड सरफेस लॉसेस हीट थ्रू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वेरी क्विकली। और जो जो भूमि की सतह होती है वो बहुत ही जल्दी गर्मी को क्या करती है, लूज़ कर देती है, यानी खो देती है। ऑप्शन है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर रेडिएशन बता दूं कि सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो सोलर रेडिएशन मतलब ये आपका सन है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें क्या कहलाती हैं, सोलर रेडिएशन होती हैं। इसमें से कुछ किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी द्वारा क्या कहते हैं कि वो कर ली जाती हैं, मतलब अवशोषित कर ली जाती हैं, और कुछ क्या कर ली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। यानी कि जैसे मतलब कुछ सोलर रेडिएशन आई और कुछ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा सोलर रेडिएशन, की सूर्य पर मतलब सूर्य से जो रेडिएशन यानी जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सोलर रेडिएशन। तो चलते हैं हम अपने इस पर क्या कहते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ओशनिक वाटर जो है वो लैंड सरफेस से ज़्यादा मतलब इंसुलेशन लेता है, और दूसरा क्या है कि जो सरफेस है वो ज़्यादा जल्दी क्या करता है,
लूज़ कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी जो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है, क्योंकि लैंड सरफेस और ओशन वाटर दोनों पर सेम अमाउंट में सोलर रेडिएशन आती है, लेकिन जो लैंड सरफेस होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है, लैंड के सरफेस में ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं, बट वहीं जो हमारा ओशनिक सरफेस होता है उस पर जो सोलर रेडिएशन होती है वो काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, इसलिए इन्हें लूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू लैंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं? देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमसे पूछ रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता के समक्ष में कौन सा मतलब कि उपकरण यूज होता है। तो पहला क्या है हमारा स्टेटमेंट? हाइग्रोमीटर यूजेस अ बंच ऑफ ह्यूमन हेयर टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए मानव बालों के एक गुच्छा का उपयोग करता है। या फिर साइक्रोमीटर आर अ पेयर ऑफ थर्मोमीटर, यानी साइक्रोमीटर थर्मामीटर की एक जोड़ी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी डिटरमाइन होती है कि हमारे पास वाटर का अमाउंट मतलब कितना ज़्यादा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, यानी कि हम इसे आर्द्रता भी बोल सकते हैं कि हमारे वायु में जो जल की मात्रा कितनी है। तो जितनी ज़्यादा होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट से गिवन है हमारे, वो दोनों ही क्या है हमारे इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंपेयर में दोनों ही क्या है हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। In the rainy season of India, the Bay of Bengal current brings the heaviest rainfall in which region? तो मतलब भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे भारी वर्षा लाती है। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया मतलब इंडिया के एक स्टेट में होती है। अब वो कौन सा स्टेट है? मेघालय में मौसमी रांग के नाम से स्टेट है। तो इसी स्टेट में क्या, इसी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है, जो किसके द्वारा लाया जाता है? बे ऑफ बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हमारा बारालाचा पास कनेक्ट द लेह डिस्ट्रिक्ट टू डैश, यानी बारालाचा जो दर्रा है वो लेह को किस ज़िले से जोड़ता है। ऑप्शंस हैं मनाली, गैंगटॉक, श्रीनगर या फिर नैनीताल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी जो बारालाचा पास है वो किसको कनेक्ट करता है? लेह डिस्ट्रिक्ट को मनाली से कनेक्ट करता है। तो देखते हैं हम और भी इसके बाद आप एक बार जो भी पासेज हैं हमारे इंडिया के उन्हें आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि DT+ भी पासेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक इन इंडिया इज़। तो इंडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आपको पता है कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, जो मैन मेड हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है नेचुरल। तो ऑप्शन है हमारे पास वेम्बनाड लेक, पोंगोंग लेक, वुलर लेक या फिर गोविंद सागर लेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप ये सबको पता होगा। वुलर लेक जो कि कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में है, और ये फ्रेश मतलब इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्रेश वाटर लेक्स और दिखा देती हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। फिर डाल लेक मनार, मतलब यहाँ पर आपके देखेंगे तो ऊपर ऊपर कितने सारे लेक्स हैं, और यहाँ पर जो ब्लू हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं। बाकी जो ये ऑरेंज कलर में है वो कौन से हैं? सॉल्ट वाटर या फिर ब्लैकिश वाटर लेक्स हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पर पोंगोंग जो ऑप्शन में था वो क्या था हमारा? सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पर आप सांभर लेक देखेंगे जो राजस्थान में है, ये भी क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे पुष्कर राजस्थान राजमा नंद लेक, यहाँ पर लेक
पिचोला है, और यहाँ पर लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है। आपको पता होगा कि ये क्या कहते हैं कि जो हमारे उल्का पिंड्स होते हैं उनके टकराने से ये लेक बना हुआ है। तो यहाँ पर चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में, जो भी क्या है सॉल्ट वाटर या फिर ब्लैकिश वाटर लेक है हमारा। तो ये हमारे कुछ लेक्स हैं, जो कुछ फ्रेश वाटर लेक्स और सॉल्टी वाटर लेक्स हमारे इंडिया के इस मैप द्वारा मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की सबसे बड़ी नदी सहायक कौन सी है, सहायक लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास गोमती रिवर, यमुना रिवर, सोन रिवर या कोसी रिवर। तो आप सबको पता होगा यमुना रिवर की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन है, हमारी यमुना रिवर है। बट फिर भी एक बार हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी कौन है, गंगा रिवर है। तो आपको पता होगा कि गंगा रिवर क्या कर फ्लो कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। तो ये वाली रिवर जो होंगी ये क्या कहलाएंगी, हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और ये वाली क्या कहलाएंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। तो अगर आप देख सकते हैं तो यमुना रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो क्या कर रही है, इसमें जाके गंगा में मिल रही है। तो यमुना होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या है यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन जो है वो क्या करती है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कुंभ भी वहीं पर लगता है। और रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती लखनऊ में मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा ये सारी क्या हैं, कुछ गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे जाकर हुगली में मतलब कि फरक्का जो हमारा वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर गंगा के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जाता है वेस्ट बंगाल में जो क्या कहता है हुगली के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में फिर दामोदर रिवर आके इससे मिलती है, वाइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और फिर ये आगे क्या कहते हैं बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये कहते हैं गंगा तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइज सॉइल या रेड सॉइल। तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो थोड़ा अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं तो एलुवियल सॉइल्स ये मिक्सचर होता है बहुत सारे मिनरल्स का, जो किससे आता है, हिमालय पर्वत से आता है। तो ये तीनों जो रिवर्स हैं आपकी, ये हिमालय पर्वत से यानी माउंट एवरेस्ट से निकलती हैं। तो इन रीजन्स में कौन सी सॉइल पाई जाती है, हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश जो भी मतलब कि गंगा के नियर जो एरियाज पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एलुवियल सॉइल्स। और वहाँ पर आपको पता होगा कि फार्मिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। तो देखते हैं कुछ सॉइल्स के डिविजन्स को। तो इंडिया की सॉइल्स अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पर हमारे माउंटेन्स भी आते हैं इस पार्ट्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल्स आप देख सकते हैं, ये वाला प्लेन है हमारा एलुवियल सॉइल्स का। एरिड सॉइल पाई जाती है राजस्थान के आसपास। सैलिन सॉइल गुजरात के इस वाले पार्ट में। ब्लैक सॉइल आपको पता होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन सब में क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ये सबसे क्या कहते हैं हेल्पफुल होती है कॉटन प्रोडक्शन में, इसलिए इसे हम रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। ये होती हैं रेड और येलो सॉइल, और यहाँ पर पाई जाती है हमारी लैटराइट सॉइल्स, और यहाँ पर है हमारे पेटी सॉइल्स। तो ये सॉइल डिवीज़न है इंडिया के। तो आप क्या करेंगे, एक बार सॉइल्स को जो टॉपिक है वो ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि सॉइल से हर एक मतलब कि उसमें आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। कंसिडरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच। हमसे क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में। तो कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी माउंटेन्स, नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालयस, कंचनजंगा, थर्ड है हमारा ईस्टर्न हिमालयस, अन्नपूर्णा माउंटेन्स। तो इसमें पूछ रहा है कि हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है ये। तो ऑप्शन है हमारे पास ओनली सेकेंड,
फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, या फिर ओनली फर्स्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मैथ के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। सो का हिमालय हमारा क्या होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है ग्रेट हिमालयस, नेक्स्ट होता है हमारा लेसर हिमालयस। ग्रेट हिमालयस को ही हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस को हम क्या बोल देते हैं हिमांचल बोल देते हैं, और शिवालिक जो कि क्या होता है लोअर हिमालय का पार्ट है। तो और उससे पहले हमारे जो ऊपर होते हैं वो K2 वगैरह वाली रेंजेस आती हैं हमारी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी जनसंख्या घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति की संख्या। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर हाउस, यानी प्रति घर में व्यक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज पर किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर जीवित प्रजातियों की संख्या। और नंबर ऑफ हाउसेस पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र में घरों की संख्या। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी हमारी जो जनसंख्या है वो रहती है। तो इससे कौन सा मेज़र होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा क्या होता है मेज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है नहीं, मतलब फैक्टर नहीं है जिस पर क्या करती है इंडस्ट्री डिपेंड्स करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल पर, एंटरप्रेन्योर पर, या फिर पॉपुलेशन पर। तो इंडस्ट्री के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल यानी पूंजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंटरप्रेन्योर होना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉपुलेशन पर मैटर नहीं करता है, या फिर इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड्स नहीं करती। बाकी ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, विदाउट इनके इंडस्ट्री क्या कर सकती है लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स होंगे जहाँ पर उनको सर्विसेज मिलेंगे, और उनका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही होना चाहिए, ईजिली उन्हें जो रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर इंडस्ट्री क्या करती है डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत निम्नलिखित में कौन सा भारत के औद्योगिक समूह हैं। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर वाला रीजन, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी इंडस्ट्रियल रीजन, या फिर कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल रीजन। तो हमसे पूछा है कौन सा क्लस्टर है। ऑप्शन है सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, या फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ही हमारा क्या है राइट आंसर। और फर्स्ट में था मुंबई पुणे वाला, एंड सेकेंड में हमारा मदुरई कोयम्बटूर और बेंगलोर वाला रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स, यानी कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया क्या है दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। द कॉर्न बेल्ट रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विच स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी मकई बेल्ट क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य से फैलता हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओहियो। तो देखते हैं हम थोड़ा, तो ये वाला जो रीजन है यूएस का, ये यूएस का मैप है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है कॉर्न बेल्ट है, यहाँ पर क्या है रस्ट बेल्ट है, ये हमारा ब्लैक बेल्ट है, और ये बाइबल बेल्ट है, ये सन बेल्ट्स हैं, और ये क्या है जेलो बेल्ट है, और ये एस्थिट बेल्ट है। तो ये हम मतलब कि यूएस का जो रीजन है वो इन बेल्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर नेम कंट्री इज करेक्ट। तो आपको पता होगा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है हमारा लद्दाख बोलते हैं इसे मलेशिया में,
वात्रा बोलते हैं वियतनाम में, कनुको बोलते हैं वेनेजुएला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला हमारा राइट है। यानी मलेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है और वेनेजुएला में इसको कनुको के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसमें इंडिया में ही बहुत हर एक स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो यहाँ पर देखते हैं हम कि इंडिया में झूमिंग इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोलते हैं, पामलो बोलते हैं मणिपुर में, दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ अंडमान एंड निकोबार में, बेवार और दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू एंड पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, पेमा डाबी और कॉमन और भृंगा बोलते हैं उड़ीसा में, कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वालट्रे बोलते हैं राजस्थान में, खील बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में और करुआ बोलते हैं झारखंड में। और अगर हम कंट्रीज़ की देखें तो मिल्पा बोलते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में। तो अगर आपने ऑप्शंस देखा होगा तो यहाँ पे मिल्पा वात्रा दे रखा था वियतनाम का, जो कि हमारे ये इंडियन स्टेट्स में बोला जाता है। ये रहा वात्रा जो कि राजस्थान में बोला जाता है। एंड लदांग बोलते हैं इसको इंडोनेशिया और मलेशिया में, एंड कनुको बोलते हैं वेनेजुएला में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, मसूले बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, रे बोलते हैं वियतनाम में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ डोमिनेट इन इंडिया। तो भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एविएशन, यानी जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रोड्स जो है वो हमारा प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलपीजी पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है एलपीजी पाइपलाइन। जामनगर लोनी पाइपलाइन या फिर हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, बोथ या फिर नीदर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही क्या है पाइपलाइन एलपीजी जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो ऑन सेट डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सा धीमी वन सेट डिजास्टर यानी आपदा है? अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी या फिर टोर्नेडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ड्रॉट यानी सूखा। तो हमारा जैसे इसके थ्रू हम देखें तो कुछ होते हैं सडन वन सेट, कुछ होते हैं स्लो वन सेट और कुछ होते हैं स्लो इमर्जिंग डिजास्टर। स्लो मतलब जो धीरे धीरे आते हैं, तो और सडन मतलब जो एकदम तेज गति से आते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक और टोर्नेडो ये क्या होते हैं? अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं, जो काफ़ी सडन डिजास्टर्स होते हैं। और हरिकेन, टाइफून और फ्लड ये स्लो वन सेट डिजास्टर हैं जो धीरे धीरे आते हैं। और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट जो स्लो इमर्जिंग डिजास्टर है। तो इसका क्या एग्जांपल है हमारा? क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, यानी क्लाइमेट क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता है और हम पे क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है अपना। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। सडन वन सेट डिजास्टर्स क्या होते हैं, स्लो वन सेट डिजास्टर्स क्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, द वेरी फेमस भुज अर्थक्वेक विच टुक मैनी लाइव्स ऑन रिपब्लिक डे अकर्स। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी DSSS भी पूछ लेता है जो कि डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये आप ये नहीं सोचेंगे कि मतलब कि कौन से टॉपिक में दे रखा है। तो भुज अर्थक्वेक कौन से ईयर आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2001 में आया था। और भुज क्या है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। जो कब आया था? रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 2001 में आया था। तो ये क्या है? डिजास्टर वाले टॉपिक का एक पार्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ऑल द गिवन हजार्ड्स आर एक्सोजीनियस एक्सेप्ट। कौन सा वाला इसमें मतलब कि एक्सोजीनियस नहीं है? तो आपको पता है एक्सोजीनियस कौन से होते हैं? बहिर्जात। तो साइक्लोन, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म या फिर वोल्केनिक एरप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आप देखें तो साइक्लोन भी बाहर होता है, लाइटनिंग भी बाहर होती है, हेलस्टॉर्म्स भी क्या होते हैं? बाहर होते हैं। लेकिन जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लावा होते हैं, वो पृथ्वी के अंदर से आते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एंडोजेनिक्स
कहलाएगा, एंडोजीनस हजार्ड्स कहलाएगा। तो ये देखिए हमारे एक्सोजीनस हजार्ड्स वो होते हैं हजार्ड्स विच ओरिजिनेट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस जो अर्थ का है उसके बाहर होते हैं। जैसे हमारे ड्रॉट्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड, हेलस्टॉर्म्स, ये क्या होते हैं धरती के बाहर यानी लैंड के बाहर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस हजार्ड्स बोलते हैं। बाकी जो जैसे वोल्केनिक इरेप्शंस वगैरह हो गए, हमारे अर्थक्वेक हो गए, ये सब क्या होते हैं पृथ्वी के अंदर होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अराइजेज होते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, एंडोजेनिक्स हजार्ड्स बोल देते हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपने उनको नोट्स ज़रूर कर लिया होगा अपने नोट्स में, और उन्हें आप रिवीजन ज़रूर करेंगे। और क्या कहते हैं, आपको पता है कि DT+B के एग्ज़ाम कभी भी DT+B ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम जो DT+B TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम है वो कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन को कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। और मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ बिटवीन 5 to 5:30, मतलब 5 से 5:30 के बीच में मेरी वीडियोस क्या होती हैं यूट्यूब पर अपलोड हो जाती हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे ऐसे ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ।